कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जाके हिस्ट्री लेसन 1 में लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 3, ठीक है। इसके पहले हम बहुत सारा चीज पढ़ चुके हैं, जैसा कि हम लोग इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना, दो शब्द से मिलकर, बोला 3 में, तो 2 शब्द से मिलकर बना। कौन कौन? इतिहास। इसका अर्थ क्या होता है? अतीत की घटनाओं से क्या जानकारी प्राप्त करना, अतीत का जितना भी घटना है उसके बारे में क्या है, हमको जानकारी प्राप्त करना है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इतिहास, ठीक है। आज हम लोग समझेंगे, इसके पहले हम लोग समझ चुके हैं बहुत सारा चीज कि इतिहास जो है कितने कालखंडों में बटा हुआ, 3 कालखंडों। कौन कौन? प्राचीन भारत का इतिहास और मध्य भारत का इतिहास और आपका आधुनिक। प्राचीन बात करें तो प्राचीन में आपका क्या क्या आएगा, तो प्राचीन में आदि मानव से लेकर, है ना, अशोक सब आ जाएगा। आपका मध्यकालीन में क्या आएगा, बाबर जो आपका मुगल वंश है वहां से लेकर, और यानी कि आधुनिक में क्या आएगा, आपका अंग्रेज जब से आया तब से लेकर अब तक, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। और इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे आपका लेसन 1, जैसा कि आपको पता है क्लास 9 का लेसन 1 है, क्लास 9 का लेसन 1। और आपको पता है कि चैप्टर का नाम क्या है, बोलिए, भौगोलिक खोजे, ठीक है। लेसन 1 में चैप्टर का नाम आपका है भौगोलिक खोजे। इसके पहले भी बहुत सारी चीज हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है सन 1453 ईस्वी में कुस्तुनुतनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया, मतलब यानी कि उस पर तुर्की एक देश है वो आके आधिपत्य कर लिया, मतलब उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा आपका, बताइए कितने ईस्वी में तुर्की ने कुस्तुनुतनिया पर अधिकार कर लिया, कितना ईस्वी में, किसने अधिकार कर लिया, तुर्की ने। किस पर अधिकार कर लिया, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हैं। तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोग को जैसा पता होना चाहिए कि पहले कुस्तुनुतनिया ऐसे स्वतंत्र देश था, लेकिन तुर्की जब अधिकार कर लिया तो उस मार्ग से जितना व्यापार होता था, तो व्यापार होने के क्रम में क्या भारी कर वसूलने लगा, कौन, तुर्की। अब तुर्की ना वहां का हेड हो गया है। उनके बाद देखते हैं यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। कंपास का ज्ञान समझते हैं, कंपास का ज्ञान होता क्या है, तो समुद्र में कोई भी चीज अगर यानी कि जाने आने के क्रम में यानी कि रास्ता भुला जाए, मान लेते हैं रास्ता भूल जाता है, तो उस क्रम में कंपास का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि किधर जाना हमको पता नहीं चल पाता, ठीक है। तो यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा, अरबों से, ठीक है। अब देखिए इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति क्या हुआ, विकसित हुआ। परंपरागत पद्धति की जगह कौन पद्धति विकसित हुआ, खांचा पद्धति, ठीक है, जिसमें बड़े और मजबूत जहाज बनाए जाने लगे, जिसमें बड़े और मजबूत जहाज क्या हो गया, बनाए जाने लगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। तो आप बताइए, तो आप कुस्तुनुतनिया पर किसका अधिकार हो गया, बोलिए, बोलिए, तो तुर्की का अधिकार हो गया, ठीक ना। अभी पढ़ाए आई लोग भुलाइया, हम बताइए भुलाइया, देखिए। तो कुस्तुनुतनिया पर यानी कि तुर्की का अधिकार हो गया, कब हो गया, 1453 ईस्वी में, है ना। और यानी कि जब अधिकार हो गया, तुर्कों ने उस पर क्या भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से हम लोग ये भी देखें कंपास का ज्ञान, बताइए तो कंपास का ज्ञान कौन सिखाता, देखो पढ़ा है, भूल गया, हाँ क्या क्या बोल रहा है बबलू, बोलिए आप। हाँ, कंपास का ज्ञान यूरोप वासियों ने किससे सीखा, अरबों से सीखा, किससे सीखा, अरबों से, ठीक है। तो यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। चलिए आते आगे। दूरबीन का आविष्कार हो चुका था, दूरबीन आविष्कार होने के बाद तो हुआ क्या कि समुद्र के माध्यम बहुत दूर तक देख सकते थे हम लोग दूरबीन से, ठीक है। तो जो सामुद्रिक अभियानों में काफी सहायक था, कौन आक्रमण कर रहा है, क्या होने वाला आगे, तो हम दूर से दूरबीन से ही देख सकते थे। अक्षांश जानने का उपकरण का नाम क्या था, एस्ट्रोलोब। अक्षांश जानने का यानी कि उपकरण का नाम क्या है, किस अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में है, दक्षिणी अक्षांश में, किस अक्षांश में है, तो अक्षांश जानने का उपकरण का नाम क्या है, एस्ट्रोलोब, ठीक है। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज केरावल बनाए। अब क्वेश्चन आएगा केरावल का आविष्कार किसने किया, तो केरावल का आविष्कार किसने, पुर्तगालियों। और ये जो जहाज थे, ये पानी यानी कि जहाज थे, ये तेज और हल्के चलने वाले जहाज थे, ठीक है। हल्का था और तेज चलता था, ठीक है।
इस नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में जहाज उतारे। इस नया जब बना लिया तो उतारा उसको यानी कि सागर में। पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज, यानी याद रखना है पुर्तगाली व्यापारी का नाम क्या है, बार्थोलोमियो डियाज। अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष, ठीक है, उत्तम आशा अंतरिक्ष तक कब पहुंचा? 1488 में। आपको याद रखना है 1488 ईस्वी में कौन पहुंचा है दक्षिण यानी कि दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष पर। तो आपको याद रखना है कौन पहुंचा? पुर्तगाली व्यापारी, उसका नाम क्या है? बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं आगे। अब आ गया बात कि अमेरिका का खोज किसने किया। बहुत सारा क्वेश्चन आप देखते हो, बहुत सारे जगह भी आपको पता होगा, ठीक है। तो अमेरिका का खोज किया किसने? इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका पहले से खोजा गया, नहीं था, अमेरिका पहले से खोजा गया था, लेकिन समुद्र के माध्यम से उनका खोज किसने किया, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए हम लोग क्या है, 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि अमेरिका का खोज किसके द्वारा की गई। तो क्रिस्टोफर क्या होगा? कोलंबस। ऐसे कोलंबस आप लोग याद रख सकते हैं। अब दूसरा बात आ गया कि बताइए कि यानी कि कोलंबस जो है आपका अमेरिका का खोज क्या कब किया हो? 1492 ईस्वी, ठीक है। अब 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक जिसका नाम वास्को डी गामा, क्या नाम है? वास्को डी गामा। कहाँ के यात्री थे? पुर्तगाल के। उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए भारत के मालाबार तट, तो भारत में बहुत सारा तट है, एक मालाबार तट आता है, ठीक है। मालाबार तट केरल के कालीकट बंदरगाह तक पहुंचा। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत का खोज समुद्र के द्वारा, या ऐसे भी आ सकता है भारत का खोज किसने किया, तो आप क्या लिखिएगा? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ के यात्री थे? पुर्तगाल के। भारत का खोज कब हुआ? 1498 ईस्वी में। अमेरिका का खोज कब हुआ? 1492 ईस्वी। किसने किया? कोलंबस, ठीक है, याद रहे, आपको समझ में आ गया। अब बात आ गया कि वास्को डी गामा भारत में आए थे, कौन सा तट पे आए थे? मालाबार तट पे। हाँ, मालाबार तट को हम लोग यानी कि उसके अंदर जाएंगे तो केरल के कालीकट बंदरगाह है, और पूछेगा कि केरल के कौन से बंदरगाह पर वास्को डी गामा प्रथम बार आए थे, तो क्या नाम है उसका? कालीकट बंदरगाह, ठीक है। और कौन सा तट है? तो मालाबार है ना। भारत का खोज किसने किया? वास्को डी गामा। कब किया? कहाँ के यात्री थे? पुर्तगाल। चले आते हैं जहाँ स्थानीय शासक, तो वहाँ पे केरल के कालीकट बंदरगाह तो वो आया था वास्को डी गामा, तो वहाँ पे स्थानीय शासक मतलब हो गया उस जगह पे जो शासन स्थापन कर रहे थे, जो शासक थे, उसका नाम आपका था जमोरिन। जमोरिन, क्या नाम था उसका? जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया। वो आया उसके यानी खोज करते हुए, तो उसका स्वागत किया गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपके घर में कोई आता है मेहमान तो आप भी क्या करते, स्वागत करते हैं, है ना। तो यानी कि देखते रहेगा बीच बीच में उसमें। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। मतलब भारत का एक व्यापारी था जिसका नाम क्या था? अब्दुल मजीद। उसका भेंट, जो भेंट मतलब मिलना, है ना, वो जो मिला था आपका दक्षिण अफ्रीका में मिला था, ठीक है। तो मिलने के बाद क्या हुआ, वो बताया, मतलब बताया कि भारत एक देश है जो यानी कि आप इस तरह से जा सकते हैं। तो वो गया तो सही में भारत देश मिला उसको, है ना। तो इस तरह से हम लोग पता चल गया कि भारत का खोज किस प्रकार से हुआ और उसका सहयोग कौन किया, तो अब्दुल मजीद। तो जितना लोग पढ़ा है आप पूछते हैं, चल बोलिए, किसके द्वारा वास्को डी गामा भारत आए थे? किसकी सहायता से? चलो, अब्दुल मजीद, किसके द्वारा से? अब्दुल मजीद, है ना। उसकी भेंट कहाँ पे हुआ था? चलो तुम बोलो, चल बोले तो सब मूर्ख है, सब बोले आप बोले तो दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पे हुआ? दक्षिण अफ्रीका। पढ़ाने के बावजूद विद्यार्थी से ऐसे ही हुआ मैंने, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए। हम लोग पीछे का कुछ पूछ लेते हैं, जैसा है बताइए आप। कुछ तुमने दुनिया पर यानी कि अधिकार कर लिया कितने ईस्वी में? तुर्की ने 1453 ईस्वी में। चलो बोले तुर्की पर अधिकार, यानी कुछ तुमने यहाँ पर अधिकार कर लिया तुर्की ने। तो उसके बाद जो कर वसूलना स्टार्ट किया, कितना कर लगाता था? चलिए यहाँ पे लिखा हुआ भारी कर वसूलना कर दिया था ना, मतलब ज्यादा मात्रा में कर वसूलना। कंपास का ज्ञान, हाँ वही बोलना है, हाँ वही पूछ रहे हैं। कंपास का ज्ञान बताए, कंपास का ज्ञान किससे सीखा गया? कंपास का ज्ञान अरबों से। कौन सीख रहा था? अरबों से। कौन सीख रहा था? चलिए ठीक है, आप यूरोपवासी। चलिए जो ध्यान दीजिएगा वही पढ़ाई में आपको एक बार में आंसर दीजिएगा, जो नहीं दीजिएगा उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए एक ही चीज कर सकता है आदमी, जब चुल्लू भर पानी में आए। देखिए हम लोग यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में हम लोग समझेंगे बायोलॉजी के बारे में।
जैसा कि हम लोग जानते हैं बायोलॉजी का पहले लेसन 1 चल रहा था, तो लेसन 6 आपका लेक्चर 6 चल रहा है, इसके पहले लेक्चर 5 तो हो चुका था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं, इन्हीं छोटे छोटे संरचनाओं को कोशिका अंगक कहते हैं। इन्हीं छोटे छोटे संरचनाओं क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका अंगक कहते हैं, क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिका हम लोग पढ़ रहे थे, जैसा कि कल हम जान रहे थे। अनेक रचनाओं का रहस्य भेदन और विस्तृत ज्ञान हमको किससे होता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही प्राप्त होगा। अनेक रचनाओं का रहस्य भेदन मतलब कोई भी रचना होता है उसका रहस्य भेदन मतलब हो गया कि उसके अंदर क्या पाया जाता है ना, क्या चीज सीखना है उसके बारे में जो भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जब खोज हुआ उसके बाद ही हम लोग को पता चला, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग समझते हैं अच्छा से अच्छा प्रकार का सूक्ष्मदर्शी भी चीजों को अधिक से अधिक 2000 गुना बड़ा भी दिखा सकता है। मतलब अच्छा से अच्छा जो भी चीज होगा उसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का द्वारा क्या होगा 2000 गुना बड़ा दिखा सकता है, परंतु इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में चीजों का 1,80,000 गुना बड़ा करके दिखाने की क्षमता होती है ना। तो हम लोग क्या समझे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में कितना गुना यानी कि दिखाने की क्षमता होती है, 1,80,000 गुना बड़ा करके वो दिखा सकता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो सोचिए कोई भी चीज को कितना बड़ा करते हैं, है ना। आगे देखिए जंतु एवं पादप, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, बोलिए पादप मतलब क्या होता है, बोलिए आप पेड़ पौधा। पादप का मतलब क्या हो गया, पेड़ पौधा। जैसे एक बार पूछे वैसे जवाब दे, नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, क्या नहीं। जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं अंतःप्रदाविकी जालिका, जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। समझ में आ गया आपको, तो समझते हैं हम बोले कि जंतु एवं पादप कोशिका के कोशिका द्रव, कोई भी जंतु है या कोई भी पादप मतलब कोई भी पेड़ पौधा है उसके कोशिका द्रव में जो है आपका यानी कि शाखित सूक्ष्म रहेगा। सूक्ष्म का मतलब कोई बता पाइएगा, सूक्ष्म मतलब अत्यंत बहुत ज्यादा, है ना। जैसे आप लोग धूलकण देखते हो, है ना, कई का आंख में पड़ जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है, डिम्मा हो जाता है। शाखित का मतलब हो गया शुभ, शाखित मतलब एक लाइन से जो बना हुआ रहता है ना। जैसे आप लोग देखते हैं पेड़ वृक्ष रहता है, शाखा सब निकला रहता है कि ना, कोई इससे निकला और कोई नाग निकला, कोई नागी, है ना। तो देखिए झिल्लीदार मतलब हो गया झिल्लीदार, झिल्ली के रूप में बना हुआ है। अनियमित मतलब कोई नियमित आकार नहीं, अनियमित, है ना। जैसे हम यहाँ पर आ रहे हैं, बैठने का स्टाइल क्या अनियमित है, कोई नियमित अच्छा से नहीं बैठ रहा है, ऐसे स्टाइल है ना। नलिकाओं का घना जाल होता है, इस जालिका को क्या बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। तो कौन लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, बोले आप कौन लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, क्या बोले आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और क्या कहते हैं, चलिए बोलिए आप, बोलिए आप सर क्वेश्चन तो बोलिए सर। हाँ अंतःप्रदवी जालिका, जब हम बोल रहे तभी सुनना चाहिए। सर आवाज ही बेहतर है। कोशिकाओं में समांतर नलिकाओं के रूप में फैली होती है। ये जो अंतःप्रदवी जालिका लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, और कोशिका में क्या होता है ये, तो कोशिकाओं में ये समांतर नलिका के रूप में क्या होती है फैली रहती है, ठीक है। अब देखिए कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक के बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। कोशिका में इसका जो भी विस्तार होगा वो कभी कभी क्या होगा केंद्रक की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक क्या होता है। आज दिखा गया अंतःप्रदवी जालिका दो प्रकार की होती है। तो अंतःप्रदवी जालिका कितने प्रकार की होती है, दो। एक आपका नाम है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, दूसरा क्या है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका चिकनी, जबकि खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं राइबोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम पढ़ेंगे। चलिए हम लोग फिर से समझ लेते हैं जितना हम लोग पढ़े। तो जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, बोलिए आप अंतःप्रदवी जालिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। बोलिए आपके कौन कौन होता है, बोलिए आप बोलिए। सर चिकनी को खुरदरी, स्पीड बोलना होगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे समझे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसको और क्या कहते हैं, बोलिए आप अंतःप्रदवी जालिका, है ना। तो चलिए हम लोग हिस्ट्री और या बायोलॉजी दोनों कवर कर रहे थे, आप पूछ लेते किसी से भी। चल बोलिए तो आप बोलिए वास्को डी गामा भारत में कौन सा तट पे आया था, चल बोलिए आप बोले तो आप मालाबार तट पे, ठीक ना। यानी कि केरल के कालीकट बंदरगाह है ना, समझ में आ गया ना आपको। और हम लोग ये भी जाने कि वास्को डी गामा भारत कब आया था सर, बोलिए आप शिवम बोलिए क्या सर, बोले तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कहाँ गया था,
बोलिए पुर्तगाल। चलिए तो हम लोग यहाँ समझ गए। अब हम लोग ये समझेंगे कि अमेरिका का खोज किसने किया। बोलिए अच्छा सर अमेरिका का खोज तुम हम बोल रहे तुम बात सुनता बोले ना अमेरिका का खोज किसने किया। बोले तो कोलंबस ने। कब किया है कब किया। चलिए बोलिए आप 1992 आप बोलिए। 1493 सब मुर्गा ही आ गया समझ चुके हैं किस प्रकार से। अब हम लोग यहाँ पे देखिए एक चीज आपको याद रखना है कि जो आपका वीवीआई यहाँ पर टिक लगा उसको देख लीजिएगा। कंपाक्स का ज्ञान जो यूरोप वासियों ने किससे सीखा आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है कंपाक्स का ज्ञान कहते हैं किसको बता पाइएगा। बोलिए आप बोलिएगा बोलिए समुद्र में जो सर समुद्र दिशा दिखाता है। दिशा दिखाने में जो कंपास ज्ञान का प्रयोग होता है ना किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। चलिए इतना सब बुधवा स्टूडेंट है इधर ताकि तकबे में करता है ना। अक्षांश जानने का उपकरण का नाम क्या है एस्ट्रोलोब। अक्षांश जानने यानी कि उपकरण का नाम है एस्ट्रोलोब। ठीक है नहीं तो करना देते। ठीक है तो आप लोग जितना पढ़ाए हैं कल फिर रिपीट पूछ लेंगे। ठीक है सर कल छुट्टी है।